हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने जो हम एक यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, उसका यह तीसरा पार्ट है। यानी कि अब हम आज के इस करंट अफेयर्स में मार्च 2023 के यूपी स्पेशल की करंट अफेयर देखने वाले हैं। इससे पहले जनवरी 2023 की, फरवरी 2023 की आ चुकी है मैगजीन। आप जाके उसे अवेल कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आर ओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं जाके। और आर ओ के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मुख्य परीक्षा की भी जो है बार बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। उसके लिए भी आपके पास यूपी स्पेशल के लिए बहुत अच्छी सामग्री नहीं होती है। और जब से लोक सेवा आयोग ने एक पांचवा और छठा पेपर ऐड किया है आपके मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में, तो इसके लिए अभी बाजार में बहुत अच्छी सामग्री उपलब्ध नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है मार्केट में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस के द्वारा एक बहुत बढ़िया पहल की गई है। और उन्होंने यूपी स्पेशल के नाम से इस प्रकार का एक जो है इस प्रकार की एक मैगजीन निकाली है। हम उस मैगजीन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कई दोस्त ऐसे हैं जिन तक यह मैगजीन पहुंचनी चाहिए, आपके रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन कोई भी हों, तो प्लीज उन तक भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए। इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ मार्च महीने की करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश में क्या-क्या खास खबरें हुई हैं, कौन-कौन सी खास घटनाएं हुई हैं, कौन खास डेवलपमेंट हुआ है। पहला यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है, गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी। कभी-कभी क्या होता है कि पिछले मंथ की खबर अगले मंथ में भी आ जाती है, रिपीट हो जाती है। तो यह गोरखपुर में खुलने वाली है। इससे पहले इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेंगे, बुरा नहीं होगा। 23 फरवरी 2023 को मीडिया में जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य में नोएडा फिल्म सिटी के साथ ही, नोएडा में पहले थी, उसके साथ ही अब पूर्वांचल में गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खोलने की तैयारी है। जब हम बात करते हैं पूर्वांचल की, पूर्वांचल से तात्पर्य हुआ कि पूरब के अंचल की तरफ। उत्तर प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो विस्तार है वह इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। तो इस हिसाब से हम इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत कारोबारी अतुल गर्ग ने 500 करोड़ रुपए का निवेश किया। भोजपुरी भाषा की सबसे महंगी फिल्म के फिल्मांकन के बाद ही अब गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी खुलने के बाद पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बाहर नहीं जाना होगा। गोरखपुर क्षेत्र में भोजपुरी और नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है, यानी कि गोरखपुर में और भी शूटिंग होती रहती है। 500 करोड़ रुपए के निवेश से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लिहाज से गोरखपुर को फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। वर्तमान में गोरखपुर फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए के ऊपर का उद्योग बन चुकी है। भोजपुरी के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने का डोर टू डोर अभियान। 27 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा शर्मा ने बताया, राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इसमें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देना होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ वगैरह राज्य इसे बहुत समय से कर रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत बाद में शुरू किया जा रहा। निदेशक शर्मा जी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान तीसरे चरण में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग न करने व गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। यह 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होगा। 1 फरवरी से 100% डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़े को अलग अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया। अभियान के इसमें 3 चरण होंगे। पहला चरण प्रार्थना, दूसरा चरण सहमति और तीसरा 3 मार्च को जो है समाप्त होगा। दूसरा चरण 3 मार्च को
समाप्त होगा। तीसरे और अंतिम चरण में कूड़े को अलग अलग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह उसी तरह हुआ, पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे, समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद परीक्षा लेंगे। स्पष्ट किया गया है कि निकाय परिधि में स्थित गेटेड कॉलोनी, आरडब्ल्यूए कॉलोनी, बल्क वेस्ट निकालने वालों का चालान किया जाएगा। लोगों को पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से चालान के बारे में सचेत किया जाएगा। लोगों को निकाय अधिकारी योजना निरीक्षण कर इसका पालन न करने वालों का चालान करेंगे। नेहा शर्मा ने बताया कि 6 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को लेकर विशेष रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। यहां जुर्माने की राशि अधिक रहने वाली है। उन्होंने बताया कि सबसे कम जुर्माना नगर पंचायतों में लगेगा। यहां एक तो आबादी कम होती है, साथ ही संसाधनों का अभाव होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए यहां 3 चरण में अभियान भी चलेगा। नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था के लिए निजी कंपनी स्वच्छता कारपोरेशन के साथ करार किया तथा कंपनी के कामकाज पर नजर रखने के लिए नगर निगम फीडबैक संस्था के साथ करार किया गया है। कंपनी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके लेना है। अलग अलग कंटेनरों में ही कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाएगा, यानी कि जहां पर उस कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा, अलग किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम ने चमड़े की कतरन, पेठे का वेस्ट, गोबर के लिए अलग अलग गाड़ियां चला रखी है। सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले बने योगी आदित्यनाथ जी। 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। कार्यालय में 5 साल 347 दिन पूरे किए और कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया। 1954 से 60 तक 5 साल 345 दिनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दूसरी बार 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इससे पहले गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार 5 साल 4 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। बसपा प्रमुख मायावती 4 साल 307 दिन तक रही थी। मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी 3 साल 257 दिन तक रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं में से हैं जिनके नेतृत्व में किसी एक पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में आई और ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो लगातार 5 साल तक सत्ता संभाल चुके। इससे पहले कोई भी बीजेपी नेता लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। आदित्यनाथ के अलावा गोविंद वल्लभ पंत, मायावती, अखिलेश यादव ही लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा कोई नेता 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में किसी एक पार्टी ने दूसरे प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई। 37 साल पहले नारायण दत्त तिवारी ने दोबारा अपनी सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को मिला एसटी का दर्जा। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया। इसकी प्रमुख बिंदु क्या है जो आपकी परीक्षा में जरूरी है? देखिए, जब मुख्य परीक्षा होती रहती है तो मुख्य परीक्षा की एक खास बात होती है कि इसमें करंट अफेयर्स के जो इनपुट आपके दोने होते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मेंस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग की। तो अगर आप चैनल पे यह चीज़ जान रहे हैं, अगर आप मेंस देना चाह रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं, कई बार से कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो चूंकि मैं फिजिक्स वाला में मैं जॉब करता हूँ और फिजिक्स वाला मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ वहाँ पे, तो यहाँ पर मैं वहाँ से कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की आपको यहाँ प्रैक्टिस कराता रहूँगा बराबर। तो आप जुड़े रहेंगे, निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा उसका। समाज कल्याण के प्रमुख सचिव, हाँ, तो इसका जो यूटिलाइजेशन होगा, जो करंट अफेयर होता है, कैसे आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या मेंस के आंसर राइटिंग में इसके पॉइंट्स को कैसे वहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहेंगे, अच्छा होगा। और किसी को चाहते हैं शेयर करना तो जरूर शेयर करिएगा। डॉक्टर हरिओम इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान
वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के क्रम में अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां आदेश द्वितीय संशोधन को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों कौन से संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही में निवास करने वाली इन जनजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बनेगा नया विधान भवन। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि देश के नए संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही विधान भवन की सौगात मिलेगी। 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 2027 से पहले नए विधान भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरी तरह इको फ्रेंडली, भूकंपरोधी, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मौजूदा भवन के काफी पुराने हो जाने, बढ़ती जरूरतों के मुताबिक जगह कम होने, आसपास भारी यातायात का दबाव के चलते अन्यत्र नया विधान भवन बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए बजट रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा कम से कम एक सत्र का आयोजन नए विधान भवन में हो। नए विधान भवन का निर्माण बढ़ती जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। मौजूदा विधान भवन करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने रखी थी। भवन करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। 21 फरवरी 1928 को उद्घाटन किया गया। मौजूदा विधान भवन का निर्माण कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। मुख्य आर्किटेक्चर इसके स्वेनन जैकब और हीरा सिंह थे। उस समय विधान भवन के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी। उत्तर प्रदेश मौजूदा विधान भवन यूरोपियन अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। जुलाई 1935 में विधान परिषदों की बैठकों, कार्यालय कक्षों के लिए एक अलग चेंबर बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक्सटेंशन भवन का निर्माण मुख्य वास्तुविद A.M. मार्टिमर द्वारा किया गया। लोक निर्माण विभाग की देखरेख में नवंबर 1937 को पूरा किया गया था। विधान परिषद में फिलहाल 100 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में दिल्ली में नए संसद भवन के साथ ही केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक काल के स्मारकों को टक्कर देने वाली स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा। अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश के बरेली में बनेंगे 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर। चलिए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डीडी महेंद्र सिंह ने बताया कि बरेली मंडल में 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य हैं? पंचायती राज विभाग के महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए ग्रामीणों को बरेली मंडल के 4 जिलों के 5 मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बरेली, पीलीभीत, बदायूं में एक और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। लर्निंग सेंटर पर ग्रामीणों को खेती, किसानों से लेकर उद्यमी बनने तक की बारीकियां सिखाई जाएंगी। जैसा कि नाम से लर्निंग सेंटर। पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख का बजट जारी कर दिया गया है। एक सेंटर को विकसित करने में 5 लाख की रकम खर्च होगी। प्रोजेक्ट समेत ट्रेनिंग के लिए तमाम जरूरी उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। बताया कि सरकार गांव स्तर पर विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने के प्लान पर अमल करा रही है। इसमें ग्रामीणों की भागीदारी तय की जा रही है। गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ उनका फायदा लेने का तरीका समझाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतों को लर्निंग सेंटर के रूप में चुना गया है जहां पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र की बिल्डिंग अच्छी थी, पंचायत घर में कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, बाउंड्री वॉल बनी थी, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर मौजूद थे। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर गठित आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। 9 मार्च 2023 को निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, देखते हैं। निकाय चुनाव के लिए नगर विकास विभाग द्वारा जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस आधार पर हाई कोर्ट ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सरकार को आयोग का गठन करके 31 मार्च तक जिलों का सर्वे कराने का रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन
यह रिपोर्ट तय समय सीमा से करीब 22 दिन पहले ही सरकार को सौंप दी गई। 350 पेज की इस रिपोर्ट को 2 महीने 10 दिन में तैयार की गई थी। प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों पिछड़ों की आबादी का सर्वे कराने के साथ ही रैपिड सर्वे में दिखाए गए आंकड़े, पिछड़ी जाति के आंकड़ों, पूर्व में शासन द्वारा जारी की आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रिया आदि का परीक्षण किया। आयोग ने जिले में भ्रमण के दौरान चक्रानुक्रम आरक्षण, रैपिड सर्वे प्रक्रिया में मिली खामियों, उन्हें दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर होगा। नगर विकास विभाग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर व अध्यक्ष सीटों पर का नए सिरे से आरक्षण करेगा। अनारक्षित कई सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं। विभाग के उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही मेयर अध्यक्ष सीटों के आरक्षण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण का अंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां ली जाएंगी, जिससे इसे अंतिम रूप दिया जा सके। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को हरी झंडी दे दी। नई खेल नीति खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। निजी अकादमियों, स्कूल, कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा, योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया, नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशन, खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों, खेल एसोसिएशन को इसका फायदा मिलेगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से ये एसोसिएशन, अकादमियां स्थापना, ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। राज्य सरकार पीपीपी के माध्यम से राज्य में खेलों की सहायता के साथ साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सहयोग करेगी। नई खेल नीति के तहत गठित किया जाने वाला राज्य खेल प्राधिकरण भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर काम करेगा, साई जिसे कहा जाता है। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रशिक्षण कैंप, प्रशिक्षकों आदि का संचालन किया जाएगा। खेल नीति के लागू हो जाने से देश व राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा, प्रशिक्षण हासिल करेंगे। खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों, संचालन कर्मियों का एक पुल तैयार करने में मदद मिलेगी। खेल विश्वविद्यालयों में खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों के जरिए इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे। खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को उत्तर प्रदेश लाने के खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी तथा सेवा प्रदाताओं में वृद्धि होगी। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा मिलेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी। विदेशों में ट्रेनिंग प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोर्स से ट्रेनिंग करने, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार धन उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। पहली श्रेणी में ग्रास रूट जमीनी स्तर खिलाड़ी, इन्हें शुरुआती स्तर का प्रशिक्षण। दूसरी श्रेणी डेवलपमेंट की होगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें भविष्य के लिए खिलाड़ी के तौर पर विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे, वो स्थापित खिलाड़ी होंगे, विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में खेल नीति के अलावा भी मंत्रिपरिषद ने खेलों से जुड़े कुछ और प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। इनमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों को एक्टिवेट करने से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण, संचालन प्रबंधन नीति का बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि
नई पीढ़ी की सुविधाएं दी जाएं और होनहार खिलाड़ी गांव से निकलें, प्रदेश का नाम रोशन करें। अगला, नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी की कैबिनेट को मंजूरी। योगी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके प्रमुख बिंदुओं को ध्यान देते हैं। तो परिवहन राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी। पुराने वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की गई, यानी कि वाहन को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके तहत कार्रवाई करने पर उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने पर पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके तहत प्रदेश सरकार की पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराई जाने, निक्षेप प्रमाण पत्र के सापेक्ष क्रय किए गए वाहनों को कर में छूट प्रदान किए जाने, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले वाहन पर लंबित बकाया कर में एक मुश्त छूट प्रदान किए जाने की कार्रवाई करनी है। प्रदेश में पुराने निष्प्रयोज्य हो चुके व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया करों में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहन पर बकाया करों में 75% तक छूट दी जाएगी। नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। यह छूट वाहन स्वामी को वाहन पर छूट के बाद देय धन राशि को एक मुश्त जमा करने पर भी प्राप्त होगी। कैबिनेट से मंजूर किए गए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 के अधीन गैर व्यावसायिक एवं व्यावसायिक वाहनों पर देय बकाया कर में छूट के लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई, जिसके तहत वर्ष 2003 में और इसके बाद और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहन पर 50% छूट होगी। वर्ष 2008 इसके बाद 2013 में या इससे पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य के जिलों में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के डीजल चलित वाहनों पर 50% छूट होगी। रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने में 100% छूट होगी, लेकिन यह वाहनों पर जुर्माने की छूट दे सभी बकाया करों पर अनुमन्य होगी। अगला, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 4 निजी विश्वविद्यालय। 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत दे दी गई है मुख्यमंत्री के कैबिनेट के द्वारा। उच्च विभाग जल्द इसे आशय पत्र जारी करेगा, फिर निर्माण शुरू करेगा। इन विश्वविद्यालय में वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। इस संबंध में जारी के एक बयान में कहा गया कि नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। आशय पत्र जारी होने के बाद 2 साल के अंदर इन विश्वविद्यालयों को सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी। औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर आशय पत्र निरस्त हो जाएगा। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण भंडारण सुविधा शुभारंभ। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने के भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, देखिए एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में बीज प्रसंस्करण भंडारण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महिला कृषक सम्मेलन भी हुआ। इस प्रकार बीज के प्रसंस्करण 3 इकाइयां धारवाड़, श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की गई हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा 7 करोड़ की वित्तीय सहायता में वित्त पोषित किया गया। महिला कृषक सम्मेलन के दौरान संस्थान केंद्रों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला कृषकों को 50 लाख रुपए मूल्य के कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। चारागाह चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनके प्रबंधन अनुरक्षण हेतु भारत सरकार के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। झांसी में लगभग सभी प्रमुख घासें पाई जाती हैं। इसी दृष्टि से यहाँ संस्थान की स्थापना की गई। बाद में वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंप दिया गया। जलवायु कृषि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत के अन्य भागों में इस संस्थान की 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो अंबिकानगर राजस्थान, धारवाड़ कर्नाटक, पालमपुर हिमाचल में स्थित है। संस्कृत सीखने के लिए बनाया ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रार्थ।
शास्त्रार्थ क्या है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज, यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, इविंग क्रिश्चियन इसे कहा जाता है। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया, शास्त्रार्थ नाम दिया गया इसका। शास्त्रार्थ ऐप न खेल खेल में संस्कृत सीखने बल्कि प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणेय के निर्देशन तैयार इस ऐप के जरिए संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकता है। खेल के 3 प्रारूप हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। प्ले अलोन में जहां इसे केवल अकेले खेला जाएगा, वहीं प्ले विद फ्रेंड्स, प्ले ऑनलाइन में 2 व्यक्ति आपस में कहीं से भी खेल सकते अथवा कंप्यूटर पर ऑनलाइन खेल सकेंगे। जो अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा वह विजेता घोषित होगा। उत्तर बराबर होने पर कम समय में सही उत्तर देने वाला व्यक्ति विजेता घोषित होगा। अरुणय मिश्र ने छात्रों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस ऐप को तैयार किया है। ऐप संस्कृत के प्रति छात्रों में रुचि पैदा होगी। यह पूछा जा सकता है, अगर इसे मैं ट्रिपल स्टार दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आरओ में भी पूछा जा सकता है और यूपीपीसीएस में अपर में पूछा ही जाएगा। संस्कृत भाषा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मददगार साबित होगा। ऐप का उद्देश्य यह भी है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र भी इस ऐप के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करें। मिश्रा जी ने बताया एक और ऐप पर भी काम चल रहा है जो युवा किशोरावस्थाओं के छात्रों को संस्कृत के प्रति आकृष्ट करने में सहायक होगा। संस्कृत भाषा संबंधित ऑनलाइन गेम इस तरह का पहला ऐप है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। अरुणय मिश्र ने बताया कि पाठ्यक्रम के अनुसार समय समय पर ऐप को अपडेट किया जाएगा। वर्तमान में ऐप पर 2000 प्रश्नों का संकलन है। प्रति माह इसमें पुराने प्रश्नों के साथ 1000 नवीन प्रश्न जुड़ते जाएंगे। प्ले स्टोर शास्त्रार्थ डालने पर ऐप को वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। मीडिया से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई संशोधनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समक्ष प्रस्तावित किया गया कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया जाए। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं। देखते हैं क्या क्या है। प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति को समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप 2000 नीति 2023 में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ जमीन, अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों तक पहुंच जाने के लिए 24 मीटर अंदर और अंदर 12 मीटर तक की सड़क की अनिवार्यता होगी। नीति के अंतर्गत ग्राम समाज, सीलिंग और फिर अन्य विभागों को की जमीन लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने की सुविधा मिलेगी। 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाएं, कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भू उपयोग पर कॉलोनी बसाने का लाइसेंस मिलेगा। ग्राम समाज व अन्य शासकीय भूमि को 60 दिनों में नियमित किया जाएगा। राजस्व संहिता प्रावधानों के अधीन 5 एकड़ से अधिक भूमि लेने की छूट दी जाएगी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरों में स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, एजुकेशन हब बनेगा। सभी प्रमुख भवनों की डिजाइन की उच्च कोटि रखा जाएगा। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को शहर के विकास से जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्रों में बसने वाली टाउनशिप में सेक्टर विशेष यानी पार्ट वार कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी। जिसके पास सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा उसका नक्शा ही पास किया जाएगा। अगर कंप्लीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इसका मकसद अवैध निर्माण पर रोक लगाना होगा। निजी क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का लाइसेंस लेने के लिए टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक 1 एकड़ के लिए 75 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिए। पहले यह 50 लाख रुपए था। टाउनशिप का लीड सदस्य भी अब विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अब प्रति एकड़ 50,000 से 2 लाख रुपए और जीएसटी देना होगा। पहले यह 1.5 लाख रुपए ही हुआ करता था। लाइसेंस क्षेत्रफल की सीमा में अधिकतम 20% परिवर्तन अनुमन्य होगा। आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की 75% भूमि पर होने का अनुबंध किया जाएगा। पहले यह 60% थी। अपरिहार्य
परिस्थितियों में रोड नेटवर्क की 20% जमीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी। नीति की कुछ प्रमुख बातें क्या हैं, जैसे एससी एसटी की जमीन लेने पर डीएम की अनुमति जरूरी नहीं। चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षैतिज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त फुटपाथ यानी पटरी भी होगी। उबड़ खाबड़ या अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। पार्कों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन के पास पार्किंग सुविधा, पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानी के लिए ट्रीटेड जल का उपयोग, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश में एकल अभिभावक अफसरों को भी 2 वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति। मीडिया के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस को भी 2 वर्ष यानी कि 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश सीसीएल सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश उल्लेखनीय, केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा देने पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। बाल्य देखभाल अवकाश मौजूदा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। यह उसी तरह से कि जैसे मातृत्व अवकाश मिलता है महिलाओं को, उसी तरह पुरुषों को मिलेगा, वह भी एकल पिता। यह इसमें होगा कि मान लीजिए कि माँ नहीं है, तलाक हो गया है, किसी अन्य परिस्थिति की वजह से केवल पिता को देखभाल करनी है, वैसी स्थिति में इनको यह 730 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसके लिए अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रूल में प्रस्तावित सभी 5 संशोधनों पर सहमति दे दी है। होता क्या है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये भले इनकी नियुक्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सेवा अपनी राज्यों को देते हैं, राज्यों के अंतर्गत देते हैं। तो वहां पे राज्यों के अलग अलग नियम और कानून होते हैं, उसके अनुसार इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की गई होती हैं। अब अगर केंद्र के द्वारा किसी प्रकार का नियम या किसी प्रकार का नया कानून लगाया जा रहा है, लाया जा रहा है, तो उसके लिए राज्यों की भी एक सहमति होना आवश्यक माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यों से जानकारी मांगी गई, राज्यों से सहयोग मांगा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सहमति दे दी। पुरुष अभिभावक को अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ देख लीजिए वही चीजें आई, मतलब या तो अविवाहित है और उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया है, विधुर है यानी कि जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को विधुर कहा जाता है, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री को विधवा कहा जाता है, या तलाकशुदा। 18 वर्ष तक के 2 बच्चों की पढ़ाई या बीमारी जैसी स्थितियों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि अगर बच्चा 18 साल से ऊपर है तो उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन 18 साल से नीचे है अगर, तो यह सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस छुट्टी का दुरुपयोग बढ़ गया था। प्रस्तावित बदलाव से इसे आवश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकेगा, अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। हरदोई में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। 17 मार्च 23 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला में शामिल है। यह मित्र पार्क रिपीट हो रहा है, यह पिछले में हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, मित्र पार्क के बारे में डिटेल में बताया गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे प्रदेश के 5 बस अड्डे। मीडिया की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के, अच्छा हाँ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, मान लीजिए किसी को लगे कि नहीं हमें पूरा फिर से पढ़ना है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। उसके अलावा अगले पेज पे भी मैं पहुंच जा रहा हूँ, वहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली खबर पर हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर के बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए, इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपरों द्वारा पहले चरण के 23 बस अड्डों के विकास की योजना के तहत 5 बस अड्डों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। इन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर संभालने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके माध्यम से इन 5 स्थानों पर 2000 से अधिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। जल्द ही बाकी बचे बस अड्डों के लिए भी निजी डेवलपरों की चयन कार्रवाई होगी। विभाग को फरवरी में समाप्त हुई बिड प्रक्रिया के माध्यम से निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वे निवेशक भी शामिल होंगे जिन्होंने यूपीजीआईएस में प्रस्ताव किए थे। यानी कि मुख्य सचिव की अगुवाई वाली कमेटी ऑफ सेक्रेटरी फिर कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि इस माह के अंत तक उन्हें अनुमति पत्र एलओआई जारी हो जाएगा।
जिन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने के लिए डेवलपरों का चयन किया गया है, उसमें है कौशाम्बी बस अड्डा, बस स्टेशन, जो कौशाम्बी आपका प्रयागराज के बगल में है वह नहीं, बल्कि यह आपका दिल्ली से सटा हुआ आनंद विहार के। लखनऊ का विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज का सिविल लाइन बस स्टेशन, गाजियाबाद का पुराना बस स्टेशन और आगरा फोर्ट बस स्टेशन शामिल है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ओमैक्स और एसपीजी बिल्डर्स समेत कई अन्य बिल्डर्स की बिड शामिल रहे इसमें। इनके माध्यम से जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं उनके अनुसार कौशाम्बी बस स्टेशन में 245 करोड़, लखनऊ विभूति खंड में 307 करोड़, प्रयागराज में 276 करोड़, गाजियाबाद बस स्टैंड में 114 करोड़, आगरा फोर्ट बस स्टेशन 22 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रदेश में बस स्टेशन को अब बस अड्डा कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा। अब ये एयरपोर्ट की तरह ही बस पोर्ट कहलाएंगे। परिवहन विभाग निगम ने विभागीय कामकाज में इस शब्द के इस्तेमाल भी शुरू कर दिए हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था होगी, जबकि वीआईपी लाउंज, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, वेटरिंग एरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी इसके लिए विकसित की जाएंगी। विभाग की भूमि पर 30% हिस्से में ये डेवलपर्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी संचालन करेंगे। बाकी बचे 70% स्थान पर बसों का आवागमन पार्किंग रहेगी। इस इन बस पोर्ट के मेंटेनेंस का कार्य इन्हीं डेवलपर्स के पास होगा। बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के अलावा एक अन्य श्रेणी में कैटेगरी में भी परिवहन निगम को निवेश प्राप्त हुए हैं। यह श्रेणी आईटी संबंधित है। रोडवेज के जीएम युजवेंद्र कुमार ने बताया कि जिन कंपनियों ने इस श्रेणी में रुचि दिखाई है, एक कंपनी पेटीएम भी है, जो एनसीएमसी कार्ड लॉन्च करना चाहती है। यह कार्ड मेट्रो के मंथली कार्ड जैसा होगा, जिसे बार बार टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश की 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अब निपुण विद्यालय संबंधित आपके परीक्षा के लिए कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है वो देखना जरूरी है। बीते दिनों की गई समीक्षा को इस लक्ष्य में हासिल करने के निर्देश दिए गए थे। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले, जिसे समग्र शिक्षा की केंद्रित योजना के तत्वाधान में शुरू किया गया है। स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने, उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक एआरपी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को दिसंबर तक 10 स्कूलों को निपुण बनाना होगा। इस तरह इस वर्ष के अंत तक ही 44,000 से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य है। इसी तरह शिक्षक संकुलों के लिए जुलाई 2023 तक अपने स्कूलों को निपुण बनाना अनिवार्य होगा। इसके माध्यम से 41,000 से ज्यादा स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य है। राज्य के प्रत्येक जिलों में कम से कम एक ब्लॉक को भी निपुण बनाने के निर्देश दिए गए। इस तरह दिसंबर 2023 तक 75 ब्लॉक को निपुण बनाने का लक्ष्य तय किया गया। निर्देशों के साथ साथ टूल किट भी तय किए गए। निर्देशिका में उल्लिखित लेसन प्लान को 100% कक्षाओं में लागू करना होगा। निपुण तालिका के द्वारा 100% स्कूल बेस्ड असेसमेंट पूर्ण करना होगा। इसके अलावा मेंटर्स के स्पॉट असेसमेंट किया जाएगा, जबकि डैट स्टूडेंट्स द्वारा स्पॉट असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनेगा 20 नए हाईटेक कारागार बनेंगे। ठीक है, इसके अनुसार क्या बात हुई है कि उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने अवगत कराया कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में नए जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है। अब राज्य में नई जेलों के निर्माण के लिए प्रदेश में 11 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां अभी कोई भी जेल नहीं है, जैसे अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही, शामली, यहां जेल बनेगी। राज्य सरकार ने इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार, 9 जिलों में दूसरी जेलों के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए भारी भरकम बजट भी जारी कर दिया है। इन जेलों को वर्तमान परिदृश्य देखते हुए हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया जाएगा। साथ ही नई जेलों के निर्माण लक्ष्य 2 से 5 साल निर्धारित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के केंद्रीय और जिला कारागार समेत कई कारागार में क्षमता से अधिक बंदी बंद हैं। जेल मैनुअल द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध कराने, बंदियों को मानवाधिकार को संरक्षण को देखते हुए नई जेलों की आवश्यकता है।
अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 7 केंद्रीय कारागारों में 13,669 बंदियों की क्षमता है, जबकि यहां पर 15,201 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 111% है। इसी तरह 62 जिला कारागारों में 49,107 बंदियों की क्षमता है, जिससे सापेक्ष 95,597 बंदी निरुद्ध हैं, यानी कि बंद है उसमें, जिसका अनुपात 194% है। वहीं 2 उप कारागार में 306 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 664 बंदी निरुद्ध हैं, अनुपात 216%। महिला केंद्रीय कारागार में 120 बंदियों की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 148 बंदी निरुद्ध हैं, जिसका अनुपात 123% है। तो इसे कम करने के लिए इस प्रकार की जो है पहल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किया ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन। योगी जी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यह चैंपियनशिप 25 मार्च तक चलेगी। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 10 साल के बाद राज्य को अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स मीट का आयोजन करने का मौका मिला। आयोजन के लिए सीमा सुरक्षा बल एसएसबी ने शुरुआत की। चैंपियन में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 32 टीमों ने 1300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य खेलकूद की गतिविधियों में तेजी से आगे बढ़ा है। यहां सांसद खेलकूद का आयोजन हो रहा है। 2 से 5,000 खिलाड़ी रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं। बताया कि राज्य सरकार सेवाओं में 500 खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित। उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के 18 प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सभी स्थलों को एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। यह स्थल प्रदेश के 6 जिलों में स्थित है। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित 18 स्मारकों स्थलों में जनपद झांसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोल्हू कुश मड़िया चंपत राय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला बंजारों का मंदिर, बेर पिसनारी दाई मठ, पठामड़ी, ठहरौली का किला, दिगारा गढ़ी, राम जानकी मंदिर शामिल है। संत कबीर जनपद कोटटीला, प्रयागराज स्थित रानी का तालाब, इष्टिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर, गंगोला शिवाला, जनपद महोबा स्थित शिव तांडव, खकरा मठ और जनपद फरुखाबाद स्थित प्राचीन शिव मंदिर, इटावा में स्थित शिव मंदिर, टिक्सी टेम्पल को संरक्षित की घोषणा की गई है कि इनको संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 में कई राज्य के राज्यपाल, अनेक राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए। कंपनियों, उद्योगों, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों, टीबी चैंपियनशिप के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। 2023 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक इस अत्यधिक संक्रामक बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया, जो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में देश के प्रयासों का संकलन है। कार्यक्रम में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। मॉड्यूल भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यमिक तृतीय स्तरों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी से जुड़े कलंक को खत्म करने, सेवाओं की निगरानी सुधार में मदद करने के लिए 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के समर्थन का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की और टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए एक नए उपचार के तौर पर प्रिवेंटिव थेरेपी की शुरू की गई, जिससे रोग के प्रसार को कम से कम रोका जा सके। टीबी से प्रभावित परिवारों के हित सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की घोषणा की गई। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के लिए साइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने टीबी को खत्म करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। नीलगिरी तमिलनाडु, पुलवामा जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर को जिला स्तर के पुरस्कार मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस
जैसे आईसीएमआर संस्थानों ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय टीबी संक्रमण सर्वेक्षण पूरा किया। लक्षित कार्यक्रम संबंधित क्रियाकलापों के लिए राज्य स्तर पर टीबी के बोझ को समझने में मदद की है। उपराष्ट्रीय प्रमाणन कार्य को लागू करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। यह एक अभिनव वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से जिलों को उनके उन्मूलन की प्रगति के लिए सत्यापित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने भी बताया कि टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत 75 लाख से अधिक टीबी रोगियों के खाते में 2000 करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफर की गई। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि शेष विश्व में 2030 से टीबी संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं एसडीजे, ठीक है, तो एसडीजी की जो बात की जा रही है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनमें से कुछ लक्ष्यों के बारे में हर साल परीक्षा में पूछा जा रहा है यूपी में, यह ध्यान रखिएगा। 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ एवं टोल फ्री हेल्पलाइन 1962 का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का फ्लैग ऑफ यानी कि उन्हें लॉन्च किया गया। टोल फ्री नंबर 1962 का भी शुभारंभ किया गया। वेटरनरी यूनिट फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू करना, असहाय पशुओं के लिए 108 डायल कर एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिस तरह मानव बीमारी के लिए उस सबकी जुबां पर एम्बुलेंस सुविधा के लिए 108 है, उसी तरह अब सभी जानवरों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1962 हेल्पलाइन शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट गवर्नमेंट को देखते हुए। मान सकते हैं कि यह चाहे आपके यूपी आरओ की आप परीक्षा ले लीजिए और चाहे आपका यूपी अपर की परीक्षा ले लीजिए, 90% चांसेज हैं प्रश्न के पूछे जाने के। इसलिए मैं ट्रिपल स्टार जिन क्वेश्चंस को दे रहा हूं, जिस करंट को दे रहा हूं, आप मान के चलिए कि 90% चांसेज हैं कि प्रश्न आने वाला है किसी न किसी रूप में। खासकर नंबर तो याद ही रखिए। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। भारत के विश्व में सबसे आगे होने का एक कारण उत्तर प्रदेश का भारत में नंबर 1 होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बताया कि लगभग 6 करोड़ पशुधन के संरक्षण संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई गई। प्रदेश के निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए 6600 से अधिक गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। अब मोबाइल वेटरनरी वैन प्रदेश के 5 जोन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होगी। प्रदेश के कुल 12 लाख निराश्रित गोवंश हैं। प्रदेश में 12 लाख, उनमें से 11 लाख गोवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी अकेले उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला। पीलीभीत टाइगर रिजर्व डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेवाल ने बताया कि बाघों के संरक्षण रखरखाव के बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए पीटीआर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एनटीसीए की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से देश के 6 टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण रखरखाव के बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया है। इसमें पीटीआर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एनटीसीए के सहायक हेमंत सिंह की ओर से जारी देश के 6 टाइगर रिजर्व काली, मेलघाट, ताडोबा अंधेरी, नवेगांव नगजीरा, पेरियार और पीलीभीत को CATS का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत को वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में बाघों की संख्या मात्र 25 थी। टाइगर रिजर्व के बनने के बाद जंगल के अनुकूल वातावरण के साथ बाघों की सुरक्षा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गाइडलाइन के अनुसार काम हुए। नतीजा रहा कि 2020 में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। यह उपलब्धि के लिए पूरे विश्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के प्रमुख मिस मिंडोनी पैक्सन की ओर से नवंबर 2020 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय स्तर का टाइगर X2 अवार्ड होता है ना कि इंसिटू और एक्सीटू जो है संरक्षण किया जाता है फ्लोरा एंड फौना का,
तो इसलिए एक्स सीटू कहा गया क्योंकि उन्हें प्राकृतिक संरक्षण से बाहर उनका संरक्षण सामान्यतः किया गया है, इसलिए शायद एक्स सीटू कहा गया इसे। अवार्ड की खास बात क्या है कि विश्व के 13 ऐसे देश हैं जहां बाघ पाए जाते हैं। देशों में सिर्फ भारत की पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या बढ़ाने का अवार्ड मिला है। बाघों की बढ़ती संख्या का असर भी देखा गया। जंगल और उसके बाहर के इलाकों में बाघों की सक्रियता बढ़ गई। पूर्व की अपेक्षा मानव जीवन संघर्ष में कमी आई है। कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर स्टैंडर्ड की आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत 7 मानक स्तंभों, 17 मूल तत्वों पर आधारित लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानदंड तय किए जाते हैं। इसके तहत बाघों के संरक्षण के क्षेत्र को जांच और परखने का अवसर दिया जाता है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरों की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मनरेगा से अगर कोई खबर होती है तो प्रश्न पूछा ही जाता है। 2023 में भी पूछा गया है, उसमें बजट जब बढ़ाया गया था, और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। मनरेगा कार्यालय के अपर आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की नई दरें घोषणा की है। मजदूरों को भी अब 213 की जगह 230 रुपए मजदूरी मिलेगी। मनरेगा मजदूरों के लिए घोषित नई दरें प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूर को 1 अप्रैल से उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी 17 रुपए अधिक मिलेगी। प्रदेश में अब यदि कोई मनरेगा मजदूर महीने में लगातार 30 दिन काम करेगा तो उसे मिलने वाली कुल मजदूरी 510 रुपए का इजाफा हो जाएगा। प्रदेश में करीब 3.20 करोड़ जॉब कार्ड धारक मनरेगा मजदूर हैं। इनमें से करीब 1.62 करोड़ मजदूर सक्रिय रहते मनरेगा का काम कर रहे हैं। कोरोना वर्ष 2020-21 के दौरान प्रवासी मजदूरों के बाहर से लौट आने पर गांव में रोजगार की मांग बढ़ गई थी, जिसके कारण 39.45 लाख मानव दिवस इस वर्ष काम के लिए सृजित करना पड़ा। इसके बाद वर्ष 2021-22 में 32.56 करोड़, चालू वित्तीय वर्ष 2022 में करीब 31 करोड़ मानव दिवस पर मजदूरों ने काम किया। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार ने निर्धारित कामों से अलग हटकर इस योजना से उत्तर प्रदेश में 5 नए काम शुरू किए हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 5 कौन से नए काम? जैसे नदियों का पुनरुद्धार, महिला समूहों द्वारा सूचना पटों का निर्माण, महिला समूहों की महिलाओं को मनरेगा में मेट बनाया जाना, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस सखी द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान, तथा जिलों में हाईटेक नर्सरी निर्माण का काम किया जा रहा है। 5 काम ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनको याद भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से तो जरूरी है ही। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में लागू होगी कबाड़ नीति। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ध्यान रखिएगा, परिवहन आयुक्त ने बताया, एक सूचना दी है। राज्य परिवहन विभाग ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के मानक को आधार बनाकर कबाड़ नीति लागू करने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है इन्होंने। तो इसमें क्या किया जाएगा? जिसके तहत राज्य में 1 अप्रैल से कबाड़ नीति लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में यह कबाड़ नीति लागू हो रही है। यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा। उस रकम का भी 90% का ही भुगतान होगा। इस नीति में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप से भेजने की तैयारी है। इसमें राज्य सरकार के सभी 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ करना होगा। इसके लिए सरकार ने 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहले लक्ष्य में इस अवधि में सरकार स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करना है। सरकारी स्वामित्व जो सरकारी विभाग से संबंधित है, जैसे स्थानीय निकाय उपक्रमों के वाहनों को लेना। दूसरे में निजी वाहनों को लाना होगा, जिसके लिए स्वैच्छिक रूप से नीति तय की गई, यानी वह यदि चाहें तो इस नीति का लाभ उठा सकते हैं। पूरे प्रदेश में अब तक 12 कबाड़ सेंटर काम शुरू हो गया है, सभी निजी संचालक हैं। अभी निजी वाहनों की आयु तय नहीं की गई। 15 साल बाद ऐसे वाहनों की फिटनेस करानी होती है। यदि वे फिट है तो उनका पंजीकरण अगले 5 साल के लिए रिन्यूअल हो जाता है। ऐसे निजी व्यावसायिक वाहन, ट्रक आदि को भी हर 2 साल में फिट होने की स्थिति रिन्यूअल होता रहता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह नियम समाप्त कर दिया गया है। वहां पेट्रोल चलित वाहन की उम्र 15 साल, डीजल की उम्र 10 साल तय कर दी गई। उसके बाद पंजीकरण रिन्यूअल नहीं होगा, या तो उन्हें एनसीआर से बाहर ले जाना होगा या कबाड़ में बेचना होगा। प्रदेश भर में 203 सरकारी कार्यालयों ने अब तक अपने 15 साल पुराने वाहनों की सूचना भेज दी है। 3367 वाहन ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में ऐसे वाहन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुल 397 वाहन ऐसे हैं। इनमें से 366 वाहन तो 15 साल पुराने हैं जो अभी चल रहे हैं, जबकि 31 वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। यदि इस नीति में कोई अपनी 15 साल पुरानी बाइक कबाड़ में बेचता है तो उसे लगभग 2500 रुपए मिलेंगे।
यदि बाइक का वजन 180 किलो है तो उसके वजन का 65% माना जाएगा। इस तरह से यदि कोई अपने 15 साल पुराने एसयूवी कार देने लगे और उसका वजन 2000 किलो है तो उसका कुल वजन 1200 किलो माना जाएगा और उसे 25,740 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि स्क्रैप सेंटर से इसका एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा, इसे दिखाकर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन कराने पर छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। अब ये कौन से प्रस्ताव हैं, कुछ खास खास प्रस्ताव को देख लेंगे, हर एक को नहीं। आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक में राज्य के निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण संशोधित प्रस्ताव सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें क्या क्या है? किसानों को बड़ी राहत देने वाली कई प्रस्ताव हैं, साथ ही छात्रों को सौगात देनी गई। टैबलेट स्मार्टफोन खरीद के प्रस्ताव को मुहर लगी। बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्ताव मंजूरी दी गई। अन्य प्रस्ताव कौन से? जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, पंजीकृत वाहन, स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर शुल्क एकमुश्त छूट के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव मंजूर हुए। वाहनों को किसी भी जिले में स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दे दी गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट, 25 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कैबिनेट बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दी गई। योजना 5 सालों के लिए लागू की गई। प्रदेश में गन्ना किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी उपचार, रसायनों की खरीद के लिए ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत पेड़ी प्रबंधन, मृदा उपचार को एक कर दिया गया। पहले पेड़ी प्रबंधन, मृदा उपचार को अलग अलग विषय हुआ करते थे। साथ ही सब्सिडी की दर 1800 प्रति एकड़ का 50% यानी 900 रुपए निर्धारित की गई। पहले यह प्रति एकड़ न्यूनतम 150 और अधिकतम 500 रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम मेरठ जिले में स्थित मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में डिस्टिलरी लगाई जाएगी। 60,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला यह डिस्टिलरी बी हैवी शीरे पर आधारित होगी। अमरोहा जिले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इस मिल में 2500 टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता का विस्तार करके 4900 टन प्रतिदिन क्षमता तक ले जाने के लिए नया प्लांट लगेगा। प्रदेश में गोवंश, उसमें अधिकांश गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिए पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिए जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब कम कर दी गई है। अब सभी जिलों की इसकी लेवी दर 100 रुपए प्रति डोज कर दी गई है। आगामी दिनों में बिजली विभाग के लिए कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए ग्रीन कॉरिडोर 2 विकसित करेगी, जिसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जो सोलर परियोजनाएं लगाई जानी है, इसके तहत कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि 5 लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा अनुमन्य होगी। इस योजना में पहली बार 11,000 पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया। शहरी निकायों के बेहतर ऑनलाइन सुविधाओं के लिए स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार मछुआ मल्लाह समुदाय के लिए निषाद राज बोट सब्सिडी शुरू की गई। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन की नाव, जाल, लाइफ जैकेट खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 15 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन की नाव खरीदने पर अधिकतम 67,000 की सब्सिडी दी जाएगी। हर साल 3,000 नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ प्राथमिक स्तर पर अंत्योदय कार्ड धारक, आवासहीन, केवट मल्लाह समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। अगली और अंतिम यहाँ पे न्यूज है, AKTU के छात्रों ने बनाया मशीन लर्निंग वाला रोबोट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU के इनोवेशन एंड एक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा ने बताया कि AKTU के एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। तकनीक को AKTU के इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। डीन ने बताया कि मशीन लर्निंग तकनीक वाले रोबोट न केवल उंगलियों के इशारे पर चलेंगे बल्कि प्रोग्राम किए गए सभी कार्यों को करेंगे। अलग अलग विकलांग लोग, विशेष रूप से दृष्टिबाधित, बहरे, मूक, वरिष्ठ नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए रोबोट का उपयोग कर सकेंगे। तकनीक को कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। अगर दाहिने हाथ की उंगलियों वाले एक से ज्यादा रोबोट हैं तो उनका चयन किया जाएगा। उदाहरण के लिए जिस रोबोट की जानकारी अंगूठे पर दर्ज है वह चालू हो जाएगा। इसी तरह रोबोट अन्य उंगलियों पर भी काम करेगा। रोबोट को कंप्यूटर, डेस्कटॉप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है।
रोबोट के चयन के लिए दाहिने हाथ की उंगली जबकि बाएं हाथ का उपयोग निर्देशों के लिए किया जाएगा, जैसे रोबोट को अंगूठे अन्य उपयोग करके पंखे को चालू करने के लिए कहना इत्यादि। तो यह हमारा रहा मार्च का करंट अफेयर, समाप्त हुआ पूरे महीने का। आशा करता हूं आप सबके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है यह, और न केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मुख्य परीक्षा के लिए जैकपॉट होने वाला है। आप चाहे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पेपर की बात करेंगे, पांचवें छठे पेपर के लिए जो शामिल किया गया यूपी स्पेशल, उसके लिए भी शानदार होने वाला है। बाकी आप जानते ही हैं, आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो मेंस का, चाहे सेकंड थर्ड पेपर हो, उसमें एक दो प्रश्न यूपी से रिलेटेड होते हैं, यूपी को कनेक्ट करके पूछ लिया जाता है। या फिर अगर बता भी रहे हैं आप, दो चार लाइन अगर उसमें यूपी को भी शामिल कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, यूपी में किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो वह आपका उत्तर स्टैंडर्ड आंसर माना जाता है और आपको जनरल आंसर से ज़्यादा जो है उस पे मार्क्स, जनरल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं यहाँ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि पहले मैं भी दरखास्त कर चुका हूं, मैं पहले अपने वीडियो में नहीं बोलता था, लेकिन जैसे कि देख रहा हूं हम कई सारी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं और लाइक्स तो मिलते ही नहीं हैं हमारी वीडियो पे। सो प्लीज़, हम लोग मेहनत करते हैं इस पे और पैसे भी खर्च कर रहे हैं आप सबके लिए बुक्स वगैरह खरीदना। आप देखते हो टेस्ट पेपर पे जब पहला पेज रहता है उस पे प्राइस लिखा हुआ होता है, तो हम मार्केट से जब खरीदते हैं तो उसका हमें पैसा देना पड़ता है और पीडीएफ नहीं लेते हैं क्योंकि उसे पढ़ाना में थोड़ा मुश्किल होता है। सो प्लीज़, इतना तो आप कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। चलिए, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ।